In last class we have studied क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। हाँ, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड समझ ली है। 3.5 के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा 4th क्वेश्चन इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ, तो वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन का कंसेप्ट वही है कि लीनियर इक्वेशन बनाओ और उनको सॉल्व करो इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, एनी अलजेब्रिक मेथड लिखा है, यहाँ ये नहीं लिखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो। तो चॉइस इज़ योर्स, यू आर फ्री टू सिलेक्ट एनी मेथड। और बेटा आपको हर एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन में हमको ग्राफ वाले भी करने थे, ग्राफ्स एंड सब्स्टिट्यूशन से। फिर आप जब एलिमिनेशन सीखा तो बोला एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों से करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा तब उन्होंने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन दोनों से करो, है ना। तो आपने तीनों मेथड से यदि एक क्वेश्चन को किसी को भी सॉल्व करके देखा तो नाउ बाय द टाइम आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कौन सी ईजी लगती है। प्रैक्टिस सारी मेथड्स की करनी पड़ेगी, दैट इज़ मस्ट, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ रिटन इन द एग्जाम इटसेल्फ कि डू बाय फॉलोइंग मेथड, कि डू बाय सब्स्टिट्यूशन, डू बाय एलिमिनेशन, डू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 100% लिख करके दिया जाता है, अदरवाइज़ कोई भी बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करेगा। जनरली सबको एलिमिनेशन बहुत ईजी लगता है ना। तो वो हम लोग क्या करते हैं, हमको जो मेथड अच्छी लगती है हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं और हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारी ही प्रैक्टिस करनी है, आनी सारी मेथड्स चाहिए। यदि एग्जाम में रिटन है कि बाय दिस मेथड, देन यू हैव टू डू बाय दैट मेथड, अदरवाइज यू कैन यूज़ एनी अलजेब्रिक मेथड लाइक इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या मेंशन है, मेथड मेंशन है, देन यू हैव टू फॉलो दैट मेथड, अदरवाइज आप आपकी चॉइस की किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस अभी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, देन वी विल शिफ्ट टू एलिमिनेशन। द ईजीएस्ट इज एलिमिनेशन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपने पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी का ही है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड। आप यदि हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में आपका जो रेंट होता है, आपका रूम के चार्जेस होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो रूम का रेंट होता है, दूसरा आप कितने दिन मेस में खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मेस चार्जेस में वेरी, क्योंकि आप खाना नहीं खाओगे तो उतना कंजम्पशन कम हुआ, उनको कम बनाना पड़ेगा, बट इट हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड अर्लियर, नहीं तो वेस्ट होगा, है ना। तो दे हैव अ सिस्टम फॉर दैट। पर आपका रूम का रेंट वो तो फिक्स है। यदि आप लॉक करके घर चले गए, कोरोना का टाइम है, आप घर आ गए लॉक करके, तो वो और किसी को तो नहीं दे सकते। हालांकि अभी तो किसी को भी दे नहीं सकते, बट द थिंग इज़ उनका रूम तो ब्लॉक हो गया, तो आपको रूम का रेंट तो पूरा देना पड़ेगा। पर आपका हॉस्टल चार्जेस में रूम रेंट देना पड़ेगा, मेस चार्जेस विल बी ज़ीरो इन दैट सिचुएशन। बट अदरवाइज़ क्या है कि आपका हॉस्टल का जो रेंट है, मेस चार्जेस है, तो हॉस्टल चार्ज, मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। अब कंडीशन क्या दे दी कि एक स्टूडेंट ए है, उसने फूड कितने दिन लिया, 20 डेज, और उसको पे कितना करना पड़ा, 1000 रुपीज़। और एक स्टूडेंट बी है जिसने खाना खाया 26 दिन और उसका बिल कितना हुआ, 1180 रुपीज़। तो अब आपको क्या बताना है, फिक्स चार्ज क्या है एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पढ़ लिया, समझ में आ गया। तो ये अपना वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने ऑटो फेयर किया, जैसा हमने लेंडिंग लाइब्रेरी किया, वैसे ही आपका मंथली हॉस्टल चार्जेस का क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको ये भी बोल सकते हैं कि द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ व्हीट दे कंज्यूम, कितना आटा लेते हैं, या शुगर की प्राइस पे डिपेंड करता है। तो वो उस तरह का कि इतना शुगर लिया तो इतना चला, इतना लिया तो इतना चला, बाकी का सारा फिक्स है और बाकी का कंजम्पशन इस पर डिपेंड करता है। तो उसमें भी इसी तरह से जैसे यहाँ इक्वेशन बनेगी वैसे ही वहाँ भी बनती है। तो ये कई टाइप के क्वेश्चन हैं, पर आप देखोगे सिचुएशन चेंज हो जाती है, बट कंसेप्ट रिमेन्स सेम कि आपका एक पार्ट जो है वो फिक्स चार्ज है और दूसरा पार्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पे डिपेंड कर रहा है। वहाँ नंबर ऑफ डेज पर डे, कितने डेज़ के लिए आपने लाइब्रेरी से बुक इशू की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड में किलोमीटर में आपका क्या था, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया उस पर डिपेंड करता था, है ना। सब में एक फ़िक्स चार्ज था। अब यहाँ पर डेज़ फिक्स नहीं है, जैसे लाइब्रेरी वाले में 3 दिन का फिक्स था, यहाँ वो बात नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में एजम्पशन, क्या ये जो लास्ट में लिखा है लेट द, जो निकालना है उसी को अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X and the cost of food per day, cost of food per day be
रुपीज़ वाई। हमने अज्यूम कर लिया कि फिक्स चार्ज x रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y रुपीज़ है। तो अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए के केस में आप ज़्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो, इन केस ऑफ ए आप ऐसे लिख सकते हो, इन केस ऑफ ए, इन केस ऑफ स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए के केस में क्या हो रहा है? स्टूडेंट ए के केस में ये हो रहा है कि उसने कितने दिन खाना खाया था? 20 डेज, और पेमेंट कितना किया? 1000। तो पेमेंट कैसे बनेगा? फिक्स चार्ज प्लस कितने दिन खाना खाया? 20 डेज। एक दिन के खाने के कितने पैसे? y रुपीज़। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय y। यदि 5 दिन खाना खाया तो 25 था 100 रुपीज़ वो देगी। 10 दिन खाना खाया तो 10 इंटू वाई, 10y रुपीज़। 20 डेज खाना खाया तो 20 टाइम्स y। हाँ, तो ये हमारा आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू हमको क्या दिया है? 1000। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। फिर फॉर स्टूडेंट बी, स्टूडेंट बी के केस में क्या है? फिक्स चार्ज तो x है। अब इसने खाना कितने दिन लिया है? 26 डेज। तो प्लस 26 टाइम्स y इक्वल टू इसका बिल कितना हुआ है? 1180। सो दिस इज इक्वल टू 1180। ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन 2। अब देखो, आपको बोला किसी भी मेथड से सॉल्व करो, बट मैंने आपको क्या बोला? हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। पर आप देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएंगी, क्योंकि हमको 1180,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर ठीक है, करते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली x को माइनस करते, एलिमिनेट हो जाता। 6y इक्वल टू 180, y की वैल्यू सीधे 30 ओरली हो सकती है ना। बट हमको थोड़ा सा क्रॉस आप किसी से भी कर सकते हो, मैं क्रॉस से कर रही हूँ बिकॉज मुझे आपको क्रॉस की प्रैक्टिस करानी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या था? 1000 इधर आएगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, इसमें भी ऐसे हो जाएगा, x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0, ये होगा। अब हम xy की xy1, नीचे हमको क्या पता है? हम लिखते हैं B1 BC AB। तो यहाँ से शुरू होगा B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। हाँ, कम मार्क्स का क्वेश्चन है, यू कैन गो डायरेक्टली, बजाय A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू लिखे बिना हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। कैसे? हम दिमाग में कर लें सारा काम कि ये A1 ये B1। B1 क्या है? 20, B2 क्या है? 26, C1 क्या है? माइनस 1000, C2 इज माइनस 1180, A1 A2 दोनों 11, और ये वापस क्या आएगा? 20 एंड 26। अब ये 20 का 0 ढंग से बनाना, नहीं तो थोड़ा निकल गया चोंच तो 6 दिखने लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस लगाते वक्त ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन से इंटरफेयर ना करें। मैं तो अलग अलग कलर के पेन यूज़ कर रही हूँ, पर आपको तो ब्लू ही या ब्लैक ही यूज़ करना है ना। बॉल पेन से लिखना होता है एग्ज़ाम में। तो अभी आपका क्या हो गया? x अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1180 ब्रैकेट माइनस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 26 इक्वल टू y अपॉन 1000 इंटू 1, डायरेक्ट लिख दूँ, माइनस 1000 माइनस माइनस प्लस 1180 इक्वल टू 1 अपॉन 26 1 ज़ा 26 20 1 ज़ा 20 26 माइनस 20, ये आ गया। अब हम देखें, इधर हमको प्रोडक्ट करना है, वो भी हालांकि हम ओरली कर सकते थे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सिंपली 20 से था। तो 18 टू द 36 2360 आ जाएगा, माइनस 2360 माइनस माइनस प्लस 2600 इक्वल टू y अपॉन, अब मैं इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, क्या आ गया? 180 पॉजिटिव इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब यहाँ पर आपका क्या आया? x अपॉन 2600 में से 2360 माइनस हुआ, 40 ऐड किया, 2400 240 प्लस में, और ये है y अपॉन 180 इक्वल टू 1 अपॉन 6। सारे नंबर 6 से डिविजिबल है, ऐसे डिवाइड कर दें तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया? दिस इज x अपॉन 6 से डिवाइड करोगे, 6 4 ज़ा है ना, 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, तो y अपॉन 30 इक्वल टू 1। इक्वल टू यदि 1 आ गया तो सबसे आसान काम है कि x इक्वल टू जो डिनोमिनेटर में था 40 1 ज़ा 40 एंड y इक्वल टू 30, दोनों की यूनिट क्या है? रुपीज़। x क्या है? फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज इज़ 40 रुपीज़ एंड पर डे चार्ज इज़ 30 रुपीज़। 400 आएगा। एक सेकेंड, कुछ जीरो का गड़बड़ किया क्या मैंने? 6
मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक की मैंने, यस, क्योंकि 40 रुपीज़ तो बहुत ही कम है ना, पर डे चार्ज के इक्वल हो गया। यहाँ पर ये मैंने एक ज़ीरो इसका लगाना रह गया, तो यहाँ 2400 आएगा, यहाँ 400 आएगा। मैंने सिर्फ 1180 को 20 की बजाय 2 से कर दिया, तो यहाँ पर आंसर 400 रुपीज़ आएगा। वो पढ़ने में अजीब सा लगा तो पकड़ में आ गई गलती। x 400 रुपीज़, y 30। अब आप देख लो, 400 प्लस 20 इंटू 30 600, हाँ 400 प्लस 600 इज 1000, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ हो जाएगा 400 प्लस y 30 इंटू 26, तो 30 इंटू 26 कितना आएगा, 0, 3 6 18, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 780 ऐड करोगे 1180, तो करेक्ट है आपका आंसर। हाँ, पता चल गया। तो यदि वहाँ पे यदि मेरी गलती मैं नहीं पकड़ती तो यहाँ पे पकड़ में आती कि आंसर मैच नहीं हो रहा, इक्वेशन मैच बैलेंस ही नहीं होती। ठीक, तो बी केयरफुल वाइल मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग, जो भी कर रहे हो उसमें ध्यान रखो। अब आपका फिर वही फेवरेट टॉपिक आ गया, फ्रैक्शन। सबसे इजी वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन किसमें बनती है, फ्रैक्शन में। तो अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। मतलब सिर्फ न्यूमरेटर में कुछ किया फर्स्ट पार्ट में, डिनोमिनेटर सेम रखा, सेकंड में सिर्फ डिनोमिनेटर में कुछ किया, न्यूमरेटर सेम रखा, फाइंड द फ्रैक्शन। और हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं, हम सीधे क्या लिखेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 मीन्स इक्वल टू 1/3 कब, व्हेन 1 x अपॉन y, तो यहाँ लिख दो, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, x माइनस 1 अपॉन y करेंगे तो 1/3 हो गया। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, 8 ऐड किया डिनोमिनेटर में, तो x अपॉन वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4 ये होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, ये 3 इधर, ये y 1 से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो 3x माइनस 3 इक्वल टू y, या 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने। सेकेंड पार्ट में 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू एक्स इज 4x, और 1 से y प्लस 8 मल्टीप्लाई होगा तो उधर y प्लस 8 होगा, और फिर y प्लस 8 को अच्छा एक बार लिख लेते हैं, चलो y प्लस 8। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। हाँ, ये डायरेक्ट कर सकते हो, स्टेप जितने मार्क्स का यदि कम मार्क्स का डायरेक्ट कर दो कि 4x माइनस वाई माइनस 8। हाँ, जो चीज़ें ओरली कर सकते हैं तो अलाउड है, 10th क्लास में हो आप, ये छोटी छोटी स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैं इसको कर रही हूँ फॉर्मूले से, फॉर्मूले से कर रही हूँ, तो देखो a1 क्या है 3, a2 क्या है 4, b1 क्या है -1, c1 क्या है -3, b2 -1, c2 -8। अच्छा, फॉर्मूले से सॉल्व करने का एक तरीका और होता है, पता है क्या होता है, कि हम पहले ही वैल्यू निकाल लें कि a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू क्या है, b c a b है ना, तो b1 c2 माइनस b2 c1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और c1 a2 माइनस c2 a1 जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए हम पहले ही कैलकुलेट कर लो, फिर सीधे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये हमने निकाल लिया, तो हमें ये 2 बार नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेशन वहाँ पर। तो a1 b2 माइनस a2 b1, 3 इंटू -1 -3 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 1, डिनोमिनेटर में 1 आएगा। अब b1 c2 -8 इंटू -1 इज +8, फिर इनका डिफरेंस 3 बार माइनस हो गया -3, आंसर क्या आया 5। c1 a2 -3 इंटू 4 -12 माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24, तो ये क्या आ गया 12। अब आप फॉर्मूला लिख दो, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 5, इसकी वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या आ गई 5। y का फॉर्मूला लिखेंगे, y इज c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, इसकी वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 12। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 12 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। पर x और y थे क्या, x क्या था आपका आंसर, फ्रैक्शन निकलना है, x और y लिख करके नहीं छोड़ सकते। फ्रैक्शन क्या हुआ 5/12, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, लास्ट में लिखोगे
इज़ 5/12। अब सब्स्टिट्यूट करके देखें, जो बोल रहा था तो क्या हो रहा था, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 - 1 क्या बचेगा, 4/12। 4/12 कैंसिल होके क्या आया, 1/3। अब यदि 5 में हम इसमें 12 में 8 ऐड कर दें तो ये 5/20 हो गया। 5/20 कैंसिल होके क्या बचा, 1/4। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। पर ये याद रखना, x और y की वैल्यू निकाल करके सिर्फ छोड़ दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूछा क्या था, फ्रैक्शन। तो आंसर भी क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जिनको आपको ध्यान रखना है टू स्कोर फुल मार्क्स। तो ये हो गया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और एक बात देखो, गार्ड बांध लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए और आपको हर इंटरनल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। हर इंटरनल एग्जाम में ट्राई टू स्कोर फुल मार्क्स। एग्जाम में अपसेंट मत हो, दो, तैयारी करो और एग्जाम्स दो, जो डाउट हो पूछो। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है कि भाई कोई गलत हो गया तो उसमें माइनस हो जाते हैं नंबर, और प्लस सही होगा तो जैसे 4 नंबर मिले, गलत पे 2 नंबर कट गए, तो जितने भी क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस निकाल के टोटल मार्क्स आ जाएगा, है ना। ये हमको पता है कि हमारे जितने पॉजिटिव मार्क्स कितने मिल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय हमने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, करेक्ट क्वेश्चंस। हाँ, माइनस नेगेटिव मार्किंग है तो माइनस होंगे, जितने मार्क्स माइनस हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग जितने भी मार्क्स की है, मल्टीप्लाइड बाय जितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, रॉन्ग क्वेश्चंस, और दोनों का डिफरेंस विल गिव अस टोटल स्कोर। ये बात तो आप समझते हो। आप लोग ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम्स देते हो तो यू हैव दिस आइडिया कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। तो यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट है कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए किसी टेस्ट में, और हो क्या रहा था, 3 मार्क्स मिल रहे थे फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के 3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर का लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर का -1 मार्क हो रहा था। और टोटल मार्क्स कितना आया उसका, टोटल मार्क्स उसने स्कोर किए हैं 40। पर यदि 3 की बजाय सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते, देखो बड़ी मज़ेदार बात, यदि करेक्ट क्वेश्चन पे उसको 4 मार्क्स मिलते और रॉन्ग क्वेश्चन पे 2 मार्क्स कट हो जाते, तो उसके पता है नंबर कितने आते, तो यश के 50 नंबर आते। तो बोलता मेरे 50 मार्क्स आए, जबकि उसको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो उसने गलत किए उतने ही हैं और नंबर ऑफ़ राइट क्वेश्चंस भी उतने ही हैं जितने उसने अटेम्प्ट किए। बट द थिंग इज, उसको यहाँ पर इस केस में उसके दिखाने में ज़्यादा हो जाता है कि 50 नंबर आए मेरे, है ना। तो देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में क्वेश्चंस कितने थे, तो क्वेश्चन कितने थे, जितने गलत उसने सारे अटेम्प्ट किए। इसमें ये नहीं है कि उसने कोई अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। हाँ, ये बात ये इसमें मेंशन नहीं है, पर ये ध्यान रखना, आपको ये लिखा नहीं है, बट इसमें यह है कि सारे अटेम्प्ट किए हैं, अदरवाइज़ उनके 0 मार्क्स होते हैं। जो अटेम्प्ट ही नहीं किया उसमें 0 होता है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। बट इस क्वेश्चन में आपको क्या कंसिडर करना है कि या तो उसने सही किए या गलत किए, पर सारे अटेम्प्ट किए। ठीक, तो भाई यदि नंबर ऑफ़ राइट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ राइट क्वेश्चंस हमने अज्यूम कर लिया x, एंड नंबर ऑफ़ रॉन्ग क्वेश्चंस या इनकरेक्ट क्वेश्चन, जो लैंग्वेज लिखी हो, इनकरेक्ट लिखा है उन्होंने, है ना, करेक्ट एंड इनकरेक्ट लिखा है, तो आई शुड राइट इनकरेक्ट, बजाय रॉन्ग के आई शुड राइट नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस। हमने मान लिया कि जो राइट क्वेश्चंस है या करेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हैं आपके x और इनकरेक्ट क्वेश्चंस y हैं। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट। तो हमको आंसर किसका निकालना है, x प्लस वाई। जैसे उसमें फ्रैक्शन निकालना था, या फाइनली आपको x प्लस वाई निकालना। आप सिर्फ x या y निकाल के छोड़ दोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरा मेथड करेक्ट है, आंसर सही आया है, बट जो पूछा था आपने नहीं लिखा, तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। 1/2 to 1 मार्क फाइनल आंसर का होता है। हाफ तो मिनिमम होता ही है, कई बार 1 मार्क्स तक होते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमें x प्लस वाई निकालना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यदि उसके 3 क्वेश्चन करेक्ट हैं, हाँ 3 मार्क्स के x क्वेश्चन करेक्ट हैं और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो x क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे, 3x मिलेंगे। इसमें कोई बड़ी बात है, तो ये हो गया 3x। और y क्वेश्चन रॉन्ग है और उसका 1 मार्क माइनस हो रहा है, तो y इंटू -1, ये क्या होगा -y। और टोटल मार्क्स कितने आए, 40। दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड पार्ट में
4 मार्क्स मिलते करेक्ट क्वेश्चन के तो 4 टाइम्स x हो जाता, और 2 मार्क कटते तो -2y, और अब नंबर कितने आए थे उसके 50 नंबर आए थे। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। बन गई दोनों इक्वेशन। अभी हम इसको कर दें, किससे कर दें, एलिमिनेशन से कर लें। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सीख गए हो आप, कोई प्रॉब्लम है नहीं, किसी ने मुझे बोला नहीं, व्हाट्सएप नहीं किया कि दिक्कत है, और ऐसे भी आपके पास रिकॉर्डेड है, आप फिर से देख सकते हो। अब आई वांट टू एलिमिनेट, तो क्या इजी दिख रहा है कि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2y हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 3 2 ज़ा 6x माइनस 2y 40 2 ज़ा 80, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4x माइनस 6x इज़ -2x, 50 और 80 का डिफरेंस इज़ -30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 15। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, इस माइनस से वो माइनस कैंसिल, 30/2 x कम्स आउट टू बी 15। मतलब उसने जो क्वेश्चन करेक्ट किए थे वो ज़्यादा थे, है ना, ये आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए था। उसके मार्क्स बढ़ गए, मतलब उसने नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस आर मोर देन नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, अदरवाइज उसके मार्क्स कम हो जाते। तो x 15 है, और हमको क्या पता है, हमारी फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1 में रख रही हूँ मैं, इन इक्वेशन 1, तो 3 × 15 माइनस y इक्वल टू 40, 15 3 ज़ा 45, 40 इधर आएगा माइनस, y उधर चला गया प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो 5 क्वेश्चंस उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए, इनकरेक्ट किए, 15 क्वेश्चन सही किए, तो टोटल क्वेश्चंस आंसर क्या आएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस इक्वल टू 15 + 5 = 20 क्वेश्चंस का पेपर था। हाँ, आंसर क्या आ गया, 20 क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, नाम बदल दें, जयंती है और वो नाम बदल देंगे बच्चे का, एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो कम ज़्यादा कर देंगे, टोटल ज़्यादा कम कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव में इतने इतने, वो वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, बट कंसेप्ट विल बी सेम। नेगेटिव मार्किंग है तो आपको माइनस करना है ना, ये बात आप ध्यान रखें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ये आपका हाईवे है। हाँ, यहाँ पर 2 प्लेस हैं, एक का नाम है A, एक का नाम है B। ठीक, ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। A to B का डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर। बात समझ में आ गई कि A और B 2 पॉइंट्स हैं, 2 प्लेस हैं विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। जैसे अपन जयपुर से चाकसू चले गए या जयपुर से कोटपुतली चले गए, काइंड ऑफ। हाँ, 100 किलोमीटर है या नहीं मुझे पता नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो और स्ट्रेट रोड है। अब आपको क्या बोल रहा है, 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A। एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, किधर, B की तरफ, इधर ही जाने के लिए, एंड अनदर कार एट द सेम टाइम, दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, दोनों यदि सेम डायरेक्शन में जाएंगी, इफ़ द ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। यदि दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो 5 घंटे में मिलेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि आप यदि आपके फ्रेंड के साथ खेल रहे हो तो जैसे वो अपना होता है ना मैराथन, आपने यहाँ से भागे और अब ये आगे भाग रहा है, आप इसको वो नहीं दोगे जा करके, जब तक आप इसको टच नहीं करोगे तब तक आप जीतोगे नहीं। हाँ, एक्चुअली मैराथन नहीं, क्योंकि मैराथन में तो अपन जा करके दे देते हैं। तो ये है कि भाई ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों सेम स्पीड से नहीं जा रहे। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि यदि ये इसके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो इसको 100 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। ये तो यहाँ से भागना शुरू कर रहा है और ये यहाँ से भागना शुरू कर रहा है, तो ये दोनों जा कर के मिल रहे हैं सपोज पॉइंट C पर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये 9th में मोशन में पढ़ा होगा, अभी 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा।
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बिकम्स स्पीड इनटू टाइम। तो हम क्वेश्चन पूरा आप एक बार पढ़ लें। इफ़ द ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो 1 घंटे में मिल जाते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, 5 घंटे। क्यों लगेंगे सोचो। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, दोनों कार्स की स्पीड हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले हमारा एजम्पशन क्या होगा, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए बी, या ए बी की जगह हम इक्वल टू लिख सकते हैं, एक्स स्पीड है, इस यूनिट क्या आएगी किलोमीटर पर आवर, एंड फ्रॉम प्लेस बी से जो स्टार्ट हुई उसकी स्पीड हमने क्या मान ली, वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम आवर्स में गिवन है तो हमने स्पीड ले ली किलोमीटर पर आवर में। हमसे दोनों की स्पीड पूछी है तो हमने सबसे पहले स्पीड अज्यूम कर ली। अब देखो एक सिंपल सी बात बेटा, क्या ये वाली कार यहाँ से यहाँ जा रही है, हाँ सी पॉइंट तक, और ये वाली जो कार है आपकी ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाएगी, एंड बोथ ऑफ देम विल मीट। ये कब पॉसिबल है, जब x इज़ ग्रेटर देन y। इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड जो यहाँ से स्टार्ट हुई y है। यदि x ग्रेटर देन y तभी पॉसिबल है, अदरवाइज वो यदि सेम स्पीड से चल रहे हों तो उनके बीच का डिस्टेंस विल बी ऑलवेज 100 किलोमीटर, और यदि इसकी स्पीड उससे फास्ट हो तो वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस बीच का हो जाएगा, वो कभी ओवरटेक ही नहीं कर पाएगी। ओवरटेक कब करेगी, जब पीछे वाली कार की स्पीड आगे वाली कार से फास्ट होगी, व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। हाँ, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये वाली कार कब ओवरटेक करेगी, जब ये इससे फास्ट चलेगी। तो ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये आगे तब आएगी जब ये तेज चले, है ना। या आप पकड़म पाटी खेलते हो ना, एक दूसरे को कैच करते हो तो क्या होता है, आप आपके फ्रेंड को तभी पकड़ पाते हो यदि आप सेम लाइन में दौड़ रहे हो। हाँ, टर्न करके कोई आपको वो कर देता है, डिच कर देता है, वो अलग बात है, बट यदि आप सेम एक ही सड़क पे दौड़ रहे हो तो आप उसको तभी पकड़ पाओगे जब आप उससे तेज दौड़ोगे, है ना। अदरवाइज वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। सेम स्पीड से दौड़ते रहेंगे दोनों तो हमेशा ही 100 किलोमीटर का गैप रहेगा, पर यदि आगे वाला फास्ट चल रहा है तो वो गैप बढ़ता चला जाएगा। ये बात याद रखना। तो अब हमारा क्या हो गया, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगा है, 5 आवर। इसको भी 5 घंटे लगे, इसको भी 5 घंटे लगे, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5x। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5y। और दोनों के बीच का डिफरेंस, अब दोनों जाकर के मिल गए तो डिफरेंस कितना था, 100। तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 होगा। ये बात समझ में आई। 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में, व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तो आपका क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस क्या है AC और उसका कितना है BC। AC माइनस BC इक्वल टू किसके इक्वल है, AB। A से लेकर C तक का डिस्टेंस फर्स्ट कार ने ट्रेवल किया, B से लेकर C तक सेकंड ने ट्रेवल किया, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस किसके इक्वल है, AB के। और AB की वैल्यू तो आपको पता है, AB तो 100 किलोमीटर है। तो इक्वेशन बन गई, डिस्टेंस आपने ये रिलेशन लिख दिया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो x है, टाइम है 5 आवर, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू AB क्या है, 100। ये इक्वेशन बनी। अब क्या दिख रहा है, इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 5, डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। तो क्या याद रखना है, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे डिस्टेंसेस सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हेन दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये वाली कार तो इधर ही जाएगी, पर अब ये वाली कार जो है ये इस तरफ आएगी। हाँ, ये वाली कार इधर जाएगी, ये वाली कार इधर आएगी, तो दोनों मिल करके तो बीच में कहीं मिल जाएंगे। मान लो ये पॉइंट D है, तो दोनों मिल करके 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। अभी दोनों के वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, दोनों ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, और उनके बीच का डिफरेंस, जो डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x एंड y कार्स फ्रॉम A एंड B वाज 100। यहाँ पर दोनों ने मिल करके डिस्टेंस ही 100 किलोमीटर, एक इधर से आया एक इधर से आया, दोनों मिल गए, इधर से आया मिल गए, तो 100 किलोमीटर मिल कर के ट्रैवल किया है, इसलिए प्लस होगा। और कितना टाइम लगा, 1 आवर। तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, तो हम इसको व्हेन दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन
दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, 1x तो x प्लस 1y मतलब y इक्वल टू डिस्टेंस कितना था 100। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। यही समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या करेंगे, टाइम चेंज कर देंगे, आपका टाइम चेंज कर देंगे और डिस्टेंस चेंज कर देंगे। जो 100 है उसकी जगह 80, 50 कुछ भी दे देंगे। डिस्टेंस चेंज करेंगे एंड टाइम चेंज करेंगे, कंसेप्ट विल बी सेम। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे माइनस होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे डिस्टेंसेस विल बी एडेड। और जो डिफरेंस है वो इक्वल टू में तो हमेशा जो इनिशियल डिस्टेंस गिवन है वही आएगा। हाँ, और स्पीड अज्यूम करनी थी। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकेंड आ गई है, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दें, सबसे इजी एलिमिनेशन ही होता है। प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 120। तो x क्या आ गया 60, यूनिट क्या थी किलोमीटर पर आवर। दो a से चली उसकी स्पीड क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। सब्सटीट्यूट कर दें इसमें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 60 40, या 60 माइनस 20 इक्वल टू वाई, तब भी क्या आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो द कार स्टार्टिंग फ्रॉम A इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम B इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम समझें बात को, 1 घंटे में ये चली 60, ये चली 40, दोनों मिला करके कितना हुआ 100। हाँ, अब 5 घंटे में क्या हो रहा था, यदि ये 5 आवर्स तक चल रही थी तो ये 6 5 इसने कितना ट्रेवल किया 300 किलोमीटर। और दूसरी कार ने कितना ट्रेवल किया 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 200, उसने चला 200 किलोमीटर। हाँ, 200 किलोमीटर, तो 300 और 200 का डिफरेंस वाज 100। हमने यही लिखा था इक्वेशन में कि 300 माइनस 200 इज़ 100 एंड ये 60 प्लस 40 इज़ 100। दिस इज़ हाउ वी फ्रेम द इक्वेशन। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखो, फिर भी नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप करो, फिर से समझाऊंगी मैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। बात किसकी हो रही है, रेक्टेंगल की। तो ये लो भैया, एक रेक्टेंगल आ गया आपके पास। अब वो क्या बोल रहा है कि इसका एरिया 9 यूनिट कम हो जाता है। कब, यदि हमने लेंथ रिड्यूस कर दी 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इंक्रीज कर दी 3 यूनिट। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसकी लेंथ और ब्रेथ को कुछ अज्यूम कर लें। सपोज हमने लेंथ ले ली, लेट लेंथ आप L और B भी ले सकते हो। हाँ, लेंथ भी L मीटर एंड ब्रेथ हमने ले ली Y मीटर, क्योंकि हमको एरिया बोल रहा है 67। मीटर की जगह हम यूनिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट में लिखा है तो हम मीटर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर यूनिट ही लेंगे। हम यहाँ पर यूनिट लिखेंगे, L यूनिट एंड Y यूनिट, क्योंकि हमें पता नहीं है यूनिट, उन्होंने यूनिट का जिक्र नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। अब देखो, इसकी लेंथ L है, इसकी ब्रेथ B है, ठीक है। तो एरिया की बात हो रही है, व्हाट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पता होना क्या चाहिए, आपको पता ही है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, और हमने लेंथ और ब्रेथ ही लिया है तो हमारे लिए ईजी हो गया L इंटू बी। अब वो क्या बोल रहा है कि अब हमने किया क्या, व्हाट वी डिड विद दिस रेक्टेंगल, कि हमने इसका लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट्स और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट्स। तो ये हमारा रेक्टेंगल कुछ इस तरह का हो गया कि ब्रेथ तो इंक्रीज कर दी और लेंथ कम कर दी। ये इस तरह का हो गया। अब आप देखो, अब आपने किया क्या है, लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, मतलब L माइनस 5 हो गई, और ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, B प्लस 3। लेंथ में से 5 यूनिट कम कर दिया, ब्रेथ में 3 यूनिट ऐड कर दिया, तो रेक्टेंगल ऐसा होगा। और एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। इसके एरिया से इसका एरिया 9 यूनिट्स कम है। अब ये कंसेप्ट तुमको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए कि ये नए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, तो एरिया L माइनस 5 इंटू B प्लस 3 ही हुआ। अच्छा, नया एरिया, पुराने एरिया को मैं A बोल दूँ, नए एरिया को A डैश बोल दूँ, तो रिलेशन क्या है कि नया एरिया पुराने एरिया से 9 यूनिट्स कम है। 9 यूनिट्स कम है, इसका मतलब
पुराने एरिया में से नया एरिया माइनस करूँ तो इक्वल टू 9, ऐसे लिख सकती हूँ। मैं इसको कई तरह से लिख सकती हूँ, ओल्ड एरिया माइनस न्यू एरिया इक्वल टू 9, उनका डिफरेंस 9 है। या a इक्वल टू a डैश में 9 ऐड करूँगी तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओरिजिनल एरिया से 9 कम है तो इसमें ऐड करेंगे तब इक्वल आएगा। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओरिजिनल एरिया में से 9 कम कर दें तो न्यू एरिया हो जाएगा। तीनों में से जो अच्छा लगे वो कंसेप्ट से लिख लो। ये ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। तो अब आपका नया एरिया क्या हुआ, L-5 इंटू B+3, पर हमने क्या बोला कि नया एरिया पुराने एरिया से 9 कम है तो हम इसमें +9 करेंगे तो ये ओरिजिनल एरिया मतलब L इंटू B के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? हाँ, तो हमारा ये वाला एरिया ये हो गया ना न्यू एरिया, L-5 न्यू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय न्यू ब्रेथ +9, क्योंकि ये एरिया इससे ज़्यादा है, पुराना एरिया 9 यूनिट्स ज़्यादा है, ये एरिया 9 यूनिट्स कम हो गया तो 9 यूनिट्स कम हो गया तो 9 ऐड करेंगे तभी तो इक्वल होगा। तो हमने इसमें 9 ऐड किया तो इक्वल टू LB। अब एट ए ग्लांस आपको देख के क्या लगेगा, तो LB आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, है ना? ऐसा लगा ना देख करके। पर आप इधर भी तो देखो, जब आप इस इक्वेशन को खोलोगे ब्रैकेट्स को तो इधर भी LB आएगा, फिर LB विल बी कैंसल्ड बाय ईच अदर और इक्वेशन L और B में लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। तो कन्फ्यूज़न मत रखो, देख करके नहीं छोड़ना कभी भी क्वेश्चन को, आपको जो जो पता है वो अप्लाई करते जाओ। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो L को मल्टीप्लाई करेंगे B+3 से तो LB +3L होगा। फिर माइनस साइन है, 5 है, माइनस है तो प्लस है अंदर तो सारे माइनस आएंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय B इज़ 5B, 5 3 ज़ा 15 +9 इक्वल टू LB। ये हो गया। अभी क्या पता चल रहा है आपको कि +LB से +LB तो कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, 3L - 5B - 15 + 9 इज़ -6 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गई। ठीक है, आप सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ें। अब उन्होंने क्या बोला है कि द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। कब? इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। तो ये वाले एरिया से नहीं, इससे कंपेयर हो रहा है, ओरिजिनल से। जैसे एज वाले क्वेश्चन में नहीं होता तो ओरिजिनल से कंपेयर होता था 5 साल पहले, 10 साल बाद, तो ओरिजिनल में प्लस या माइनस करते थे। जैसे यहाँ भी हम ओरिजिनल लेंथ ब्रेथ जो L और B थी उससे कंपेयर करेंगे, इससे नहीं करेंगे। तो अब हमको क्या बोल रहा है सेकेंड केस में कि यदि अब हमने क्या कर दिया कि हमने इसकी इंक्रीज़ कर दी लेंथ 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दी और ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ भी इंक्रीज़ कर दी, ये रेक्टेंगल बन गया, इसकी बजाय हमने ये रेक्टेंगल बना दिया। तो एरिया क्या होगा, इसके एरिया से 67 यूनिट्स ज़्यादा। तो इसका एरिया A है, इसका एरिया मैंने सपोज A1 लिख दिया, तो A1 - 67 इक्वल टू A होगा, क्योंकि ये 67 ज़्यादा है तो इसमें से 67 कम कर दूँ तो ओरिजिनल एरिया के इक्वल होगा। बात समझ में आई? तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अब इसका लेंथ क्या हुई है, लेंथ में आपने 3 यूनिट्स इंक्रीज़ किया है और ब्रेथ में आपने 2 यूनिट्स इंक्रीज़ किया, तो न्यू लेंथ इज़ L+3 एंड ब्रेथ इज़ B+2। तो अब नया एरिया क्या होगा, A1 आपका क्या हुआ, A1 इज़ L+3 मल्टीप्लाइड बाय B+2। तो हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A1 - 67 इक्वल टू A। ये A1 A वाला नहीं लिखोगे तो चलेगा, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, L+3 मल्टीप्लाइड बाय B+2 - 67 इक्वल टू A। तो अब हम क्या करें, फिर वही मल्टीप्लिकेशन जैसे पहले किया था, तो L इंटू B क्या आ गया, LB +3B प्लस, अच्छा मैंने पहले LL में किया था ना, तो LB + 2L + 3B + 3 2 6 -67 इक्वल टू A की जगह पे क्या आएगा, LB। ओरिजिनल एरिया वाज LB। तो क्या पता चल रहा है कि LB तो कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दो। बचा क्या, 2L + 3B - 61, लाइक टर्म्स शुड बी कंबाइंड। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन वो रही, सेकेंड इक्वेशन ये रही। तो फर्स्ट भी यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ तो दिस वाज 3L - 5B - 6 इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है, यदि हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो हमको मल्टीप्लाई तो दोनों इक्वेशन को ही करना पड़ेगा, फर्स्ट को भी सेकंड को भी। तो हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट हमको B का साइन दोनों में अपोजिट दिख रहा है, तो 5 और 3 हैं,
को प्राइम नंबर है, सिर्फ उनके प्रोडक्ट से ही आएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, इसका सब 5 टाइम्स कर दो, 5 2 ज़ा 10L प्लस 5 3 ज़ा 15B माइनस 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी 3 3 ज़ा 9L माइनस 15B माइनस 18 इक्वल टू 0। तो अब हमको क्या करना है, दोनों का साइन अपोजिट है, ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ऐड करते हैं तो साइन नहीं चेंज करने पड़ते, जो हैं वही आएंगे। 10L प्लस 9L क्या हो गया, 19L, और ये ऐड होंगे माइनस 18 और 5 23, 323 इक्वल टू 0। तो L इक्वल टू क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज L इक्वल टू 323 डिवाइडेड बाय 19। 19 से डिवाइड कर दें, 19 1 ज़ा 19 बचेगा 3 13 133, 19 से 1 ज़ा, तो L क्या आ गई 17। तो L इक्वल टू 17 यूनिट्स, यहाँ पर आपको मेंशन नहीं था ना, तो लेंथ आप क्या लिखोगे 17 यूनिट्स। ठीक, अगला अभी अपना क्या निकालना बचा है, ब्रेथ। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें किस में, ओरिजिनल इक्वेशन में जिसमें कम मल्टीप्लिकेशन वगैरह है। तो L आ गया है 17, मैं इसमें रख दूँ या इसमें रख दूँ सेकेंड में, तो फर्स्ट में, तो 3 इंटू 17 माइनस 5B माइनस 6 इक्वल टू 0। 17 3 ज़ा 51 माइनस 6, 5B इक्वल टू के उधर चला गया प्लस 5B, 51 माइनस 6 क्या आ गया 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 ज़ा 45, तो ब्रेथ आपकी क्या आ गई 9 यूनिट्स। ये आ गया आंसर। तो लेंथ है 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज 9 यूनिट्स। ठीक है, तो एरिया कितना हुआ 17 9 ज़ा 153, तो आपका ओरिजिनल एरिया क्या है 153 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब हम कंडीशन में रख के देखें, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि हमने लेंथ रिड्यूस कर दी 5 यूनिट से, लेंथ है आपकी 17 और ब्रेथ है आपकी 9, लेंथ 5 यूनिट्स कम कर दी तो 17 माइनस 5 क्या हो गई 12, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, तो 9 प्लस 3 क्या हो गया 12, तो 12 12 ज़ा 144। पहले एरिया कितना आया था, पहले एरिया आपका आया था 17 9 ज़ा 153, 153 में से 144 माइनस करोगे तो वही आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट का अंतर आ गया। यही बोला था 9 यूनिट कम हो जाता है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, बहुत गर्मी है आज यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इतना पसीने बह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला था कि लेंथ इंक्रीज की 3 यूनिट, लेंथ कितनी थी 17, 17 प्लस 3 क्या हो गई 20, एंड ब्रेथ बाय 2 इंक्रीज किए तो 9 प्लस 2 क्या हो गया 11, 20 इंटू 11 इज 220, और पहले कितना था 153, तो 220 में से 153 माइनस करोगे तो 67 यूनिट्स ही बचेगा, है ना, यही बोला था। तो दोनों आंसर्स आपके वेरीफाई हो गए, तो आपका कंसेप्ट करेक्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। अब आपका ये एक्सरसाइज फिनिश। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। रिड्यूसिबल मतलब देख करके लीनियर इक्वेशन नहीं लगेगी, पर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन अप्लाई एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू सॉल्व दैट पेयर ऑफ इक्वेशन। और फिर हमने जो भी एज्यूम किया है उसको वापस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर उसका भी आ जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल में ये दिया है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2 अपॉन एक्स, ये 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई है। यदि अपॉन में x और y है और आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये इक्वेशन पता है क्या बनेगी, 2y प्लस 3x इक्वल टू 13xy। तो यहाँ तो x और y आया, पर यहाँ x इंटू वाई आ गया, विच इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। हाँ, तो कई बार इक्वेशन इस फॉर्म में भी दी होगी कि 2y प्लस 3x इक्वल टू 13xy, ऐसे भी दी हो तो ये इक्वेशन है वो। डिवाइड कर दो x y इधर ला करके, तो रिस्पेक्टिवली डिवाइड हो जाएंगे, तो अपॉन में x और अपॉन में y आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट देखें तो दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, तो हमको छोड़ नहीं देना, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, कैसे, एज्यूम करके। किसको एज्यूम करेंगे, हमको इक्वेशन कैसी चाहिए होती है, ऊपर चाहिए होता है x और y। अब यहाँ x और y तो आ गए,
तो 26 अल्फ़ाबेट्स में से 2 लॉक हो गए, उसके अलावा कोई भी ले लो। तो हम, और एक बात याद रखना, ये स्मॉल है, हम कैपिटल ले सकते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कैपिटल एक्स वाई लिखते लिखते आदत तो स्मॉल की है, धीरे 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 आप शिफ्ट हो जाओगे स्मॉल में, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप एक्स वाई में दिए इक्वेशन तो एक्स वाई लो ही मत, आप ए बी ले लो, पी क्यू ले लो, कुछ अलग ले लो, कुछ हट के ले लो। तो हमने ले लिया लेट 1/x, वेरिएबल नहीं लेना है, कोफिशिएंट नहीं लेना है, वेरिएबल लेना है, तो 1/x इक्वल टू ए, एंड 1/y को मैंने ले लिया b। तो ये जो 2/x है ये एक्चुअली 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x है, 3/y इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/y है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2 इंटू 1/x, 1/x तो a है तो ये हो गई 2a प्लस 3 इंटू 1/y, 1/y b है तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये इक्वेशन बन गई। अब ये a और b की टर्म में क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पर सेकेंड को भी तो सेम करना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 5/x, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, बट 1/x क्या है a, तो 5 है, साइन माइनस 4 टाइम्स 1/y इज b इक्वल टू -2। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब ये रिड्यूस हो चुकी है लीनियर इक्वेशन में। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो चॉइस आपकी है, आप सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो अभी मैं इसको कर देती हूँ एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन के लिए मुझे क्या नज़र आ रहा है कि b में देखो a और b दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है, मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशंस को करना पड़ेगा। तो जिनके साइन अपोजिट है, b के साइन अपोजिट हैं, तो हम फर्स्ट को 4 से, b सेकेंड को 3 से, क्योंकि 4 and 3 आर को प्राइम नंबर है ना, उन कंपोज आपके एक के बाद एक आते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही आएगा। 4 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, 8a प्लस 12b इक्वल टू 13 4 ज़ा 52। सेकेंड बनी 5 3 ज़ा 15a माइनस 12b इक्वल टू -6। ऐड करके ही इक्वेशन सॉल्व हो रही है, तो हमने इनको ऐड किया तो ये क्या होगा, ये कैंसल, 15a प्लस 8a 23a इक्वल टू 52 में से 6 माइनस हुआ, बचेगा 46, 23 2 ज़ा 46। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब a 2 आ गया, इसमें फर्स्ट सेकंड में किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके लेट्स कैलकुलेट b। तो हमने a की वैल्यू इसमें रख दी, तो 2 इंटू 2 प्लस 3b इक्वल टू 13, 2 इंटू 2 4, उधर ट्रांसपोज होगा, 3b इक्वल टू 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 इज़ 9, तो b क्या हो गया, 9/3 दैट इज़ 3। तो b आ गया है 3, a आ गया है 2। क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आंसर किसका निकालना था, x और y का। तो आपने x किसको अज्यूम किया था, 1/x वाज a, हाँ, एंड 1/y वाज b। तो हम इसको वापस इक्वेट करेंगे कि 1/x इक्वल टू a क्या है 2, एंड 1/y इक्वल टू b क्या है 3। तो अब आपकी x और y की वैल्यू क्या आई, सिंपली हम इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दें तो x ऊपर चला गया, 2 नीचे आएगा, 1/2 हो जाएगा। या हम इनकी पोजीशन ऐसे इंटरचेंज कर दें, जैसे भी आपको समझ में आए। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। तो हमारे आंसर्स फ्रैक्शन में आ गए, पर x और y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन बन गई थी लीनियर इक्वेशन। तो दिस इज़ हाउ वी विल कंटिन्यू इन एक्सरसाइज 3.6। तो एग्जाम्पल्स ट्राई करना, क्वेश्चंस ट्राई करना, जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करना। थैंक यू।